जैसा कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। और जैसा कि ऊपर से नीचे आता है 3 से 3 वर्षों के दौरान, यह एक ही है, लेकिन एक मामूली अंतर के साथ है, जो अब अंतराल पर नहीं है, लेकिन मोड़ पर है। निवर्तमान और अंतर्वाहित श्वास एक चक्र बनाते हैं। याद रखें, ये 2 समानांतर रेखाएं नहीं हैं। हम हमेशा उन्हें 2 समानांतर रेखाओं के रूप में सोचते हैं। सांस अंदर जाना और सांस बाहर जाना। क्या आपको लगता है कि ये 2 समानांतर रेखाएं हैं? वो नहीं है। सांस अंदर जा रही है, आधा चक्र है। सांस बाहर जाना सकल का दूसरा आधा हिस्सा है। इस बात को समझें। सबसे पहले, सांस लेना और बाहर करना एक सकल बनाता है, वे समानांतर रेखाएं नहीं हैं। क्योंकि समानांतर रेखाएं कभी भी कहीं भी नहीं मिलती हैं। दूसरे, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही सांस 2 सांस नहीं है, वे एक सांस है। वही श्वास जो भीतर आती है, बाहर जाती है। इसलिए उसके भीतर एक मोड़ होना चाहिए, कहीं तो मुड़ना ही चाहिए। एक बिंदु होना चाहिए जहां आने वाली सांस बाहर निकलती है। ऐसे मोड़ पर क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि शिव कहते हैं, जैसा कि ऊपर से नीचे आता है और जैसा कि नीचे से नीचे आता है, वैसे भी इस पाठ को नीचे से नीचे आने के लिए कहा जाता है। बहुत सरल है, लेकिन वह कहता है, बदल जाता है और तुम स्वयं को महसूस करोगे, यह मोड़ क्यों है। यदि आप ड्राइविंग जानते हैं तो आप गियर के बारे में जानते हैं। हर बार जब आप गियर बदलते हैं तो आपको तटस्थ गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर नहीं है। पहले गियर से आप दूसरे या दूसरे से तीसरे में जाते हैं, लेकिन हमेशा आपको न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है। वह न्यूट्रल गियर एक टर्निंग पॉइंट है। उस मोड़ में पहला गियर दूसरा हो जाता है और दूसरा तीसरा बन जाता है, जब आपकी सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है, तो यह न्यूट्रल गियर से होकर गुजरती है। अन्यथा यह चालू नहीं हो सकता। यह तटस्थ क्षेत्र से गुजरता है। उस तटस्थ क्षेत्र में आप न तो शरीर हैं और न ही आत्मा, न ही शारीरिक और न ही मानसिक, क्योंकि भौतिक आपके होने का एक गियर है और मानसिक आपके होने का एक और गियर है। आप गियर से गियर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपके पास एक तटस्थ गियर होना चाहिए जहां आप न तो शरीर और न ही दिमाग हैं। उस तटस्थ गियर में आप बस हैं। आप बस एक अस्तित्व हैं, शुद्ध, सरल, बिना किसी दिमाग के साथ। यह क्यों बारी पर जोर है? मनुष्य एक मशीन है, एक बड़ी, बहुत जटिल मशीन। आपके शरीर में कई गियर हैं, आपके दिमाग में कई गियर हैं। आप अपने महान तंत्र से अवगत नहीं हैं, लेकिन आप एक महान मशीन हैं, और यह अच्छा है कि आप जागरूक नहीं हैं, अन्यथा तुम पागल हो सकते थे। शरीर एक ऐसी महान मशीन है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमें मानव शरीर के समानांतर एक कारखाना बनाना है, तो उसे 4 वर्ग मील जमीन की आवश्यकता होगी, और शोर इस तरह का होगा कि 100 वर्ग मील जमीन इससे परेशान होगी। शरीर एक महान यांत्रिक उपकरण है, सबसे बड़ा। आपके पास लाखों और लाखों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवित है, तो आप 70 लाख कोशिकाओं का एक बड़ा शहर हैं। आपके अंदर 70 मिलियन नागरिक हैं, और पूरा शहर बहुत चुपचाप, सुचारू रूप से चल रहा है। हर पल तंत्र काम कर रहा है। यह बहुत जटिल है। ये तकनीक आपके शरीर के तंत्र और आपके दिमाग के तंत्र के साथ कई बिंदुओं पर संबंधित होगी, लेकिन हमेशा उन बिंदुओं पर जोर दिया जाएगा जहां अचानक आप तंत्र का हिस्सा नहीं हैं। यह याद रखें, अचानक आप तंत्र का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब आप गियर बदलते हैं। उदाहरण के लिए, रात में जब आप नींद में गिरते हैं तो आप गियर बदलते हैं, क्योंकि दिन के दौरान आपको जागने वाली चेतना के लिए एक अलग तंत्र की आवश्यकता होती है, मन के कार्यों का एक अलग हिस्सा। फिर आप नींद में गिर जाते हैं।
और वह हिस्सा गैर कार्यशील हो जाता है। मन का एक और हिस्सा कार्य करना शुरू कर देता है। और एक अंतराल, एक मोड़ है, एक गियर बदला जाता है। सुबह जब आप फिर से उठ रहे होते हैं तो गियर बदल दिया जाता है। आप चुपचाप बैठे हैं और अचानक कोई कुछ कहता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। आप एक अलग गियर में चले जाते हैं, इसीलिए सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस अचानक बदल जाएगी, तुम्हारी श्वास चिड़ अराजक हो जाएगी, तुम्हारे श्वास में एक कंपी उठेगी, आप घुटन महसूस करेंगे, आपका पूरा शरीर कुछ करना चाहेगा, कुछ बिखर जाएगा। तभी घुटन गायब हो सकती है, तुम्हारी श्वास बदल जाएगी, आपका रक्त एक अलग गति लेगा, शरीर में विभिन्न रसायनों को छोड़ना होगा, पूरे ग्रंथि तंत्र को बदलना होगा। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप एक अलग आदमी बन जाते हैं। कार खड़ी होती है, आप इसे शुरू करते हैं, इसे किसी भी गियर में न डालें, इसे न्यूट्रल में रहने दें। यह खींच, हिल, काम, लेकिन यह नहीं चल सकता है, यह गर्म हो जाएगा। इसीलिए जब आप क्रोधित होते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप गर्म हो जाएंगे, तंत्र चलाने और कुछ करने के लिए तैयार है और आप नहीं कर रहे हैं, आप गर्म हो जाएंगे। आप एक तंत्र हैं, लेकिन केवल एक तंत्र ही नहीं, आप अधिक हैं, लेकिन अधिक ढूंढना होगा। जब आप गियर में जाते हैं तो सब कुछ अंदर बदल जाता है। जब आप गियर बदलते हैं तो एक टर्निंग होती है, शिवा कहता है, जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है और नीचे से नीचे आने के लिए जैसे ही आपको लगता है। थ्रू थॉट्स टर्न्स रियलाइज भी के बारे में पता करें, लेकिन यह बहुत छोटा मोड़ है, बहुत मिनट अवलोकन की जरूरत होगी और हम बिना किसी अवलोकन क्षमता के बस हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, इस फूल का निरीक्षण करें, इस फूल का निरीक्षण करें जो मैं आपको देता हूँ, आप इसे नहीं देख सकते, एक पल के लिए आप इसे देखेंगे और फिर आप कुछ और सोचना शुरू करेंगे। यह फूल के बारे में हो सकता है, लेकिन यह फूल नहीं होगा। आप फूल के बारे में सोच सकते हैं, यह कितना सुंदर है, फिर आप चले गए हैं। अब फूल आपके अवलोकन में नहीं है, आपका क्षेत्र बदल गया है। आप कह सकते हैं कि यह लाल है, यह नीला है, यह सफेद है, फिर आप चले गए हैं। अवलोकन का अर्थ है बिना किसी शब्द के साथ, बिना किसी शब्द बोध के साथ, अंदर कोई बुदबुदाहट नहीं है, बस साथ ही शेष है। यदि आप 3 मिनट के लिए फूल के साथ रह सकते हैं, पूरी तरह से मन की गति के साथ, बात नहीं होगी, लाभ आपको एहसास होगा, लेकिन हम सभी पर्यवेक्षकों में नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम सतर्क नहीं हैं, हम किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे सकते, हम बस कूदते चले जाते हैं। यह हमारी विरासत, हमारी बंदर विरासत का हिस्सा है। हमारा दिमाग सिर्फ बंदर दिमाग का विकास है, इसलिए बंदर आगे बढ़ता है, वह इधर से उधर कूदता फिरता है। बंदर अभी भी नहीं बैठ सकता है, यही कारण है कि बुद्ध ने बिना किसी आंदोलन के बस बैठने पर इतना जोर दिया, क्योंकि तब बंदर के मन को अपने रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं थी। जापान में उन्हें एक विशेष प्रकार का ध्यान है जिसे वे ज़ेन कहते हैं। जापान में ज़ेन शब्द का अर्थ सिर्फ बैठना, कुछ नहीं करना है, किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं है, बस एक मूर्ति की तरह बैठा है, मरा हुआ बिल्कुल नहीं, लेकिन सालों तक एक साथ मूर्ति की तरह बैठने की जरूरत नहीं है। यदि आप मन के किसी भी आंदोलन के बिना अपनी सांस की बारी का निरीक्षण कर सकते हैं तो आप प्रवेश करेंगे, आप अपने आप को या भीतर से बाहर प्रवेश करेंगे। ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मुड़ने पर सांस आपको एक अलग दिशा में जाने के लिए छोड़ देती है। जब यह अंदर आ रहा था तब यह आपके साथ था,
जब यह बाहर जाएगा तब यह आपके साथ होगा, लेकिन मोड़ पर यह आपके साथ नहीं है और आप इसके साथ नहीं हैं। उस क्षण में श्वास तुमसे अलग है और तुम इससे भिन्न हो। यदि श्वास जीवन है तो तुम मृत हो। यदि श्वास तुम्हारा शरीर है तो तुम शरीर नहीं हो। यदि श्वास आपका मन है तो आप उस क्षण में मन नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे देखा है या नहीं। यदि आप अपनी सांस रोकते हैं तो मन अचानक रुक जाता है। यदि आप अभी अपनी सांस रोकते हैं तो आपका दिमाग अचानक बंद हो जाएगा। मन कार्य नहीं कर सकता। सांसों का अचानक रुक जाना और मन रुक जाना क्यों? क्योंकि वे निराश हैं। केवल एक चलती हुई सांस शरीर के साथ, मन के साथ जुड़ जाती है। एक गैर चलती सांस बाधित है। फिर आप तटस्थ गियर में हैं। कार चल रही है, बिजली चालू है, कार शोर कर रही है, यह आगे जाने के लिए तैयार है, लेकिन यह गियर में नहीं है। इसलिए कार का शरीर और कार का तंत्र शामिल नहीं है। कार को दो में विभाजित किया गया है। यह स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, लेकिन चलती तंत्र इसके साथ शामिल नहीं है। ऐसा ही तब होता है जब श्वास एक मोड़ लेता है। आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं। उस क्षण में आप आसानी से जान सकते हैं कि आप कौन हैं, यह क्या हो रहा है, होना क्या है। शरीर के इस घर के अंदर कौन है, गुरु कौन है। क्या मैं सिर्फ घर हूँ या कुछ मास्टर भी हैं? क्या मैं सिर्फ तंत्र हूँ या कुछ और भी इस तंत्र में प्रवेश करता है? उस मोड़ में शिव कहते हैं, वास्तव में वह कहते हैं कि बस मोड़ के बारे में पता होना चाहिए और आप एक एहसास आत्मा बन जाते हैं।